We'll start discussing. लास्ट क्या किया था हमने? What we did in the last lecture? Effect of dielectric on capacitor डिस्कस कर लिया था ना? हाँ, करना था डिस्कस दैट बेटा, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए. हाँ, ओके, हेडिंग दे दो. उसके बाद एच वर्मा डिस्कस करना है हमें. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. पहला दे दो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. लेट्स से दैट कि मेरे पास एक कैपेसिटर है which I have to charge. Along with this there is a resistance. इसके थ्रू मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है. And this is connected with a battery. तो ये मेरा चार्जिंग सर्किट है. ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे हम बैटरी के साथ में. इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज था, कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है. मान लो ये जो बैटरी है, ये बैटरी 20 वोल्ट का है, कैपेसिटेंस इसका C फैराड है, रेजिस्टेंस इसका R ओम है. क्या होगा, यहाँ से चार्ज करंट पास करेगा. मान लो किसी भी रैंडम टाइम टी पे इसके ऊपर चार्ज स्टोर किया हुआ है कि करंट पास कर रहा है यहाँ से I एम्पियर का, है ना. अब जरा सोच के देखिए, अच्छे से इमेजिन करना. जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं. इफ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये मेरा लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है. सो जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लोअर से हायर जा गेन. सो लेट्स से V वोल्ट का गेन हो रहा है. मैंने बताया था गेन होगा उसको प्लस लिखेंगे. फिर यहाँ पे आगे प्लस से माइनस. तो जब हम यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस. कितना लॉस हो रहा है? लेट्स से Q/C. सो यहाँ पे वोल्टेज का गेन हो गया, यहाँ पे वोल्टेज का लॉस हो गया. फिर ऐसे आते हैं. आपको मैंने पहले ही बताया था कि करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो लॉजिकल बात है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो करंट ऐसे पास कर रहा है, ये मेरा हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हायर से लोअर गया. तो हम ऐसे ही जा रहे हैं. सो अगर आप हायर से लोअर जा रहे हो तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस. कितना लॉस हो रहा है? I इंटू R, है ना, I इंटू R. और वापस हम वहीं पहुंच गए. दैट विल बी इक्वल टू 0. याद है, मैंने बताया था आपको, इसी को हम KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो माइनस से प्लस के वोल्टेज का गेन, ऐसे गए तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो वोल्टेज का लॉस. फिर ऐसे मूव किए करंट के डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस के पहले पोटेंशियल ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस के बाद पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो यहाँ पे भी वोल्टेज का लॉस हो गया IR एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस हम उधर ही पहुंच गए. सो दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट. और क्या लग कर सकते हैं, V माइनस Q/C इक्वल टू IR CV माइनस Q IR इंटू C, है ना. देखो, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, याद है मैंने बताया था आपको, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज इसका हो जाएगा. आई हैव ऑलरेडी सेड कि कैपेसिटर में तब तक, जब तक चार्ज स्टोर होगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए. तो ये बैटरी का वोल्टेज V है, एंड इफ दिस कैपेसिटर इज बीइंग फुल्ली चार्ज्ड, उस केस में कैपेसिटर का भी वोल्टेज V होना चाहिए, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो. दिस CV इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड.
सी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, वी इज द वोल्टेज, और इसका वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज वही हो जाए जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, लेट्स से वी नॉट। सो लॉजिकल बात है कि ये आपका कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा उस केस में। अब देखो करंट को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, इतना तो पता होगा, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो करंट कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हैं ना, डी क्यू बाई डी टी। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या मैं करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ? यस। ओके, रख दो यहाँ पे। सो क्या मिलेगा आपको, सी ऑफ वी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू सी आर टू डी। अब देखो ये सी और आर ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी जगह पे मैं एक टर्म यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड टाउ, व्हिच इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो सी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं टाउ सी आर, और टाउ को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट यहाँ प्लेस कर देंगे हम लोग। सी वी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी क्यू बाई डी टी, शिफ्ट कर दो। So dq by c v naught minus of q dt by tau, इंटीग्रेट करेंगे 0, so dq by c v naught minus q is equal to integration of dt by tau। मुझे बताओ जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था? 0। किसी भी रैंडम टाइम टी पे मान लो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज q हो गया, क्योंकि इनिशियली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था। अगर ये कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज था, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा, और किसी भी रैंडम टाइम t पे मान लो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया q। अब एक फॉर्मूला है फिजिक्स का, मैथ्स का, जो आपको शायद पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय fx ऑफ dx इज ln fx प्लस c। पता है फॉर्मूला, मैथ्स में हम लोग पढ़ा होगा अपने इंटीग्रेशन में। नीट के बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान रखिए बेटा, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसी टर्म का डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तब ये हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में सी वी नॉट माइनस क्यू, उसको डिफरेंशिएट करो तो सी वी नॉट कॉन्स्टेंट था, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी क्यू विल बी 1, सो माइनस मुझे एक चाहिए, तो क्या मैं दो माइनस साइन ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ? कैन वी डू दिस? यस। ओके, अब देखिए, सो दिस माइनस विल बी शिफ्टेड दिस साइड, सो ln of cv naught minus of q from 0 to q is equal to minus of t by tau from 0 to t। ओके, अब देखिए लिमिट्स प्लेस करेंगे, फ्रॉम हियर ln cv naught minus of q minus of ln cv naught, क्योंकि एक बार तो q 0 रखना पड़ेगा, so minus t by tau। So log a minus log b is what? Log a by b, ln cv naught minus q by cv naught is equal to t by tau। एंटी लॉग ले लो, so एंटी लॉग ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, cv naught minus q by cv naught e raised to power minus t by tau। cv naught is the total charge on the capacitor or the charge on the capacitor when it is at steady state। so ये मेरा cv naught is equal to q naught कर सकते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट का चार्ज। तो क्या हो जाएगा, q naught minus of q by q naught e raised to power minus t by tau। so q naught minus of q is q naught e raised to power minus t by tau। so q will be equal to q naught bracket 1 minus e raised to power minus t by tau। this is the charging current on the capacitor। sorry, चार्जिंग मतलब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तब उसका ये स्टेटस है, ऐसे चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे। हाँ बिल्कुल स्मृति, स्टेडी स्टेट का मतलब कि कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो गया। आई रिमेम्बर मैंने कल बताया था आपको ये बात।
है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा सभी को कि अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा उस समय ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। सो क्यू नॉट वो चार्ज है जब कैपेसिटर आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है, यानी कि फुल्ली चार्ज हो गया, और ये किसी भी रैंडम टाइम टी पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो आपको दिया गया है। ये है फॉर्मूला। सो वी कैन राइट हियर Am I clear, everyone? Yes, sir. खुद रख के देखो इसमें। सो मेरा जो चार्जिंग करंट आया, देखो आपको सेट हो जाएगा ये बात। जब आपको चार्जिंग करंट आया, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये जो चार्ज है स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब खुद सोच के देखिए, जब यहाँ पे आप टाइम को 0 रखोगे, इस केस में जब मैं टाइम को 0 रखूंगा, सो e रेज टू पावर 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। देखो आपको क्या चार्ज 0 मिल रहा है, तो दिस शोज प्रूव्स दैट कि मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड है। देखो जब टाइम आप 0 रखोगे तो e रेज टू पावर 0 विल बी 1, माइनस 0 का भी मतलब वही होता है, e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। अगर ये e रेज टू पावर 0 हो गया, 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, सो q नॉट इंटू 0 विल बी 0, सो देयरफॉर q विल बी 0। तो जब आपका टाइम 0 है उस समय आपका कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड है। अब जब आप टाइम इंफिनिटी लोगे, मतलब बहुत बड़ा टाइम, जब टाइम आपका अनडिफाइंड होगा, तो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, 0। अब ये अगर आप ऐसे प्लेस कर दोगे तो आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेटस है ये फुल्ली चार्ज है। इज इट क्लियर एवरीवन? स्मृति, कौस्तुभ, सार्थक, क्लियर है बेटा मैंने क्या बोला अभी? t इज इक्वल टू 0 पे, Yes, sir. ओके, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब बहुत देर के बाद कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो गया, q बिकम्स q नॉट। एग्रीड? क्लियर? इसका ग्राफ बनाइए चार्जिंग का। सो चार्ज वर्सेस अगर मैं टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं कैसा होगा, लेट्स से किधर मेरा टाइम है और इस एक्सिस पे चार्ज है, Q नॉट है, ऐसा कुछ होगा ग्राफ। देखो एक्सपोनेंशियल जाएगा वो, जब टाइम 0 था तो चार्ज 0 था, टाइम इन्फिनिटी चार्ज बिकम्स Q। होगा, आगे और डिस्कस करें। लास्ट स्लाइड देते हैं एक मिनट। हाँ
ओके फाइन, क्लियर है सभी को पॉइंट ये यहाँ तक चार्जिंग करंट के बारे में, चार्जिंग ऑन द कैपेसिटर। अब देखो मुझे क्या रिलेशन मिला बेटा, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। एक काम करो, इसको आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। सो अगर मैं दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएट both sides with respect to time। सो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम टाइम के रिस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, सी dq by dt इक्वल टू q नॉट कांस्टेंट है, d1 by dt t रेज़ टू पावर माइनस t by टाउ by dt। ये आएगा ना रिलेशन, राइट। क्यू नॉट कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर रिमूव कर दिया। सो क्या आएगा देखिए आगे, dq by dt इज इक्वल टू क्यू नॉट, वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो +1 बाई टाउ, कि -1 बाई टाउ बाहर आ जाएगा। सो माइनस माइनस मिलके +1 बाई टाउ ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। सो दिस विल बी dq by dt will give us current q नॉट बाई टाउ ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। सो करंट कितना हो जाएगा बेटा, Q नॉट बाई टाउ विल कैन बी रिटन एज I नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर e raised to power minus t by tau। Am I getting this relation? Q naught by tau will be equal to I naught, so I is equal to I naught e raised to power minus t by tau। Am I having this? तो ये मेरा चार्जिंग करंट था, करंट थ्रू कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्ज। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर को चार्ज होते वक्त जो कैपेसिटर के थ्रू करंट जाएगा वो ये है, I is equal to I naught e raised to power minus t by tau। This is the current which passes through the capacitor when it is in the charging mode। Am I clear? हाँ स्मृति, टाइम, ये देखो टाउ जो मैंने आपको बताया, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना, तो बेसिकली ये टाइम ही है, एक तरह का सेकंड होता है इसका यूनिट। सो जब हम चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, करंट, सिंस इट इज आई नॉट। सो क्यू नॉट था तो क्यू नॉट बाई जो टाउ लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट। मैं सर्किट में आगे बताऊंगा क्यों आई नॉट है वो, पहले आप होल्ड करो। समझ में आया बेटा, क्यू टाउ नॉट इज द टाइम कांस्टेंट, सो क्यू नॉट बाई टाउ विल बी इक्वल टू आई नॉट। सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने को और समझेगा। क्लियर स्मृति? Yes. ओके समझ में है सभी को कैलकुलेशन? कौस्तुभ, सार्थक, क्लियर एवरीवन? ओके अब देखिए इसमें बड़ा एक मजेदार रिलेशन फॉर्म होगा हमारे पास। रिलेशन वाज दिस, इसमें अगर आप देखोगे सो मुझे क्या मिला है इन दिस केस, तो चार्जिंग करंट का रिलेशन मुझे मिला। तो चार्जिंग करंट क्या मिला, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। एक काम करो आप t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे देखो, मतलब जब मैं टाइम 0 सेकेंड ले रहा हूँ तो t के जगह पे 0 रखो, मतलब I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट। इसका मतलब
कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के थ्रू करंट मैक्सिमम जाएगा, यानी कैपेसिटर विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। initially current through capacitor will be maximum। अब खुद देखिए, अगर मैं टाइम की जगह पे 0 रखता हूं तो e रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो I विल बी इक्वल टू I नॉट। मतलब जब आपने करंट कैपेसिटर को जस्ट चार्जिंग ऑन किया था, तो जब चार्जिंग आप ऑन करोगे उस समय कैपेसिटर के थ्रू करंट मैक्सिमम होगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट, राइट। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से जब आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाओगे, मतलब कैपेसिटर मेरा स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, फुल्ली चार्ज हो गया, तो जब मैं t के जगह पे इन्फिनिटी रखूंगा, सो I इक्वल टू I नॉट e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर के थ्रू करंट पास नहीं करेगा। सो व्हाट वी कैन से, after steady state capacitor will behave like ओपन सर्किट। अब जैसे आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करोगे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे I मतलब करंट 0 हो जाएगा। अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एट स्टेडी स्टेट, जैसे ही वो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे पहुंचा, स्टेडी स्टेट पे आने के बाद कैपेसिटर के थ्रू जो करंट होगा दैट विल बिकम 0। एम आई क्लियर? तो जब तक कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचा था, तब तक तो कैपेसिटर से करंट पास करेगा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया, उसके थ्रू करंट विल बी 0 और कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। सो अगर आप इसका ग्राफ बना दोगे चार्जिंग करंट का टाइम के साथ में, तो देखो, हियर वी आर हैविंग टाइम, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट। बेटा कनद, ये अगर मैं ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ओपन सर्किट का मतलब है कि जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे आ गया, उसके बाद कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट हो गया। मतलब वो जहां पे कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस वायर से करंट जाएगा ही नहीं आफ्टर कमिंग टू स्टेडी स्टेट। जब तक स्टेडी स्टेट में नहीं आया था, तब तक करंट पास करेगा, जैसे ही वो स्टेडी स्टेट में आ गया, उसके बाद करंट पास होना बंद हो जाएगा। ओके सर। यहाँ पे करंट, अब देखिए, तो सबसे मैक्सिमम करंट था आई नॉट, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो करंट आई नॉट होगा। जैसे जैसे आगे जाओगे करंट आपका घटने लगेगा, और इनफाइनाइट टाइम के बाद मेरा करंट विल बिकम 0। बस उसको नीचे शिफ्ट कर लें, है ना। तो ये स्टेडी स्टेट पे जैसे ही पहुंचेगा करंट आपका 0 हो जाएगा। इनिशियली तो करंट ज्यादा था, आई नॉट के बराबर। सो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, मतलब उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा। प्रणिका, कौस्तुभ, स्मृति, क्लियर ऑल थ्री ऑफ यू? Yes. Yes, sir. गुड। ये पॉइंट्स ही ध्यान रखना है। चार्जिंग करंट होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। चार्ज होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। और t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, मतलब कैपेसिटर से करंट पास करेगा, और जैसे ही वो स्टेडी स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट में आने के बाद कैपेसिटर के थ्रू करंट पास होना बंद हो जाएगा। So there will be no current through capacitor when it comes to steady state। और ये उसका ग्राफ होगा।
चलो बाकी करें और डिस्कस। देखो आप खुद देखो, चार्जिंग का पहले तेजी से चार्ज हो रहा था और जैसे वो स्टेडी स्टेट में आने लगा, मतलब फुल चार्ज होने लगा, देखो ये ग्राफ फ्लैट होने लगा। इसलिए मैंने बताया था ना कि 99% से 100% होने में बहुत वक्त लगता है, वो यही वजह है। देखो ग्राफ फ्लैट हो रहा है। तो ग्राफ अगर फ्लैट हो रहा है मतलब टाइम ज्यादा लगेगा उसको चार्ज को रीच करने में। देखो पहले तेजी से चार्ज हो रहा था और जैसे जैसे चार्ज होने लगा वो ग्राफ फ्लैट होते जाएगा। और ग्राफ जैसे जैसे फ्लैट होते गया, इसका मतलब कि आपको चार्ज करने में अब ज्यादा वक्त लगेगा। ग्राफ इज बीइंग फ्लैट हियर। एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को पॉइंट ये? कनक क्लियर? ओके वेरी गुड प्रियंका। अब देखो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। So discharging of capacitor. So we'll discuss regarding discharging of capacitor. अब कैपेसिटर चार्ज था फुल्ली, अब उसको मुझे डिस्चार्ज करना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मुझे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो क्या मुझे बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा कि बैटरी को रिमूव कर देना पड़ेगा? रिमूव। अब सीधा मेरा कैपेसिटर पहले पूरा चार्ज था, फुल्ली चार्ज था, अब कैपेसिटर को मुझे डिस्चार्ज कर देना है, तो बैटरी लगाने का कोई सेंस बनता नहीं। मान लो यार ओम का रेजिस्टेंस ये सी फेराड का कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे किसी भी रैंडम टाइम टी पे, मान लो कि इसके ऊपर चार्ज क्यू था। सो इमेजिन करके देखिए, यहां से जब हम जा रहे हैं तो करंट ऐसे मान लो मूव कर रहा है। सो माइनस से प्लस जा रहा है मतलब गेन हो रहा है ना? या फिर आप ऐसे सोच लो, यहाँ पे वोल्टेज का लॉस हो रहा है। करंट अगर आप देखोगे तो हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे पास करेगा, है ना? अगर करंट ऐसे पास कर रहा है तब क्या होगा? माइनस से प्लस गया तो क्या होगा? वोल्टेज का गेन। यहाँ पे प्लस से माइनस गया तो लॉस होगा। अब अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे, Q बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो Q इज इक्वल टू सी आर इंटू आई, सी आर को टाउ बोलते हैं, सो Q इज इक्वल टू टाउ, और करंट को हम लिख सकते हैं dq बाई dt, implies dq बाई q इज इक्वल टू dt बाई टाउ। इंटीग्रेट करते हैं, जब टाइम जीरो था डिस्चार्ज हो रहा है, जब टाइम जीरो था तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज था? क्वेश्चन जब क्यू नॉट, सुपर क्यू नॉट जीरो नहीं था अभी, क्योंकि डिस्चार्जिंग का रेट चल रहा है। चार्जिंग होता तो कहानी अलग होता। और किसी भी रैंडम टाइम टी पे मान लो चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर? इज इट क्यू? Yes. ये समझ में आया कहानी स्टोरी? सर I माइनस dq by dt। हाँ सर I कैपेसिटर के लिए माइनस dq by dt। माइनस किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर सर क्यों क्योंकि ऐसा? डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि चार्ज घट रहा है ना। हाँ तो क्या करोगे आप इसको? सर माइनस dq by dt लिखना। उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही है। या तो आप यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दो, या फिर आप यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दो। ऑफ कोर्स इट इज राइट। सो विल हैव टू एडजस्ट सम माइनस साइन हियर। या तो आप यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, क्योंकि वोल्टेज का लॉस हो रहा है। सो आइदर वे विल वर्क। सो माइनस हो गया, डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे। सो डी एक्स बाई एक्स इज लॉग एक्स, क्यू नॉट से क्यू माइनस टी जीरो से टी बाई टाउ। So ln q minus of ln q naught minus t by tau, सिंपलाइज कितना हो जाएगा? ln q by q naught minus of t by tau, so q by q naught e raised to power minus of t by tau, so q is equal to q naught e raised to power minus t by tau।
देखो माइनस यहाँ तो एडजस्ट कर दो, यहाँ एडजस्ट कर दो, एनीथिंग विल वर्क। तो ये जो आपको आया चार्ज ड्यूरिंग चार्ज एट एनी टाइम t ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के वक्त में किसी भी रैंडम टाइम t पे जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा, दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, q इज इक्वल टू क्यू नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाय tau। Am I clear everyone? Okay. अब देखिए खुद से ग्राफ बनाएंगे हम लोग डिस्चार्जिंग के लिए, चार्ज वर्सेस टाइम का। सो यहाँ पे टाइम हो गया, here we are having charge, डिस्चार्ज हो रहा है। सो इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू नॉट, अभी ये टाइम के साथ डिस्चार्ज हो गया सर। तो डिस्चार्जिंग Am I clear everyone? पक्का क्लियर है? कुछ डाउट है मुझे पूछो। Is it clear? Shall I move ahead? Yes. अब देखिए टाइम कांस्टेंट है क्या, ये टाइम कांस्टेंट क्या है समझना पड़ जाए ध्यान से। ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए पहले बात करते हैं टाइम कांस्टेंट के बारे में। डिस्कशन अबाउट टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग पहले तो। सो पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग। सो अगर आप ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए बात करोगे, आपका जो चार्ज स्टोर हो रहा था वो कितना था, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। अगर मैं t की जगह पे टाउ रख दूं यहाँ पे, हाँ यस वैष्णवी 1 सेकेंड बेटा, एक काम करो सब लोग जरा सॉल्व करके मुझे बताओ, कौस्तुभ स्मृति प्रणिका सब लोग t के जगह पे टाउ रखेंगे तो बताओ कितना चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज का। ओके सो t की जगह पे टाउ रख दो यहाँ पे इस इक्वेशन में। सो अगर मैं t के जगह पे यहाँ टाउ रख दे रहा हूँ तो क्या रिलेशन आएगा, 63%, यस सुपर। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टाउ बाई टाउ। सो टाउ टाउ ई रेज़ टू पावर -1 हो गया एक्चुअली। कैसे किया कौस्तुभ बताओ जरा, ई रेज़ टू पावर -1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? सर मेरे पास कैलकुलेटर। अच्छा याद रखना सब लोग, ई का वैल्यू होता है 2.7183, 2.7183 या 2.7182 के आसपास ऐसे होता है। सो ये अगर आप डिवाइड करोगे सो Q विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2.7183,
इसको अगर आप डिवाइड करोगे, आई बी यूजिंग द कैलकुलेटर, क्योंकि आपको वैल्यूज याद रखना है, कैलकुलेट नहीं करना है। सो अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 2.7183, तो 0.36 आ रहा है, 367 एक्चुअली। सो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 367 या 368 कर दो, वट एवर यू वांट टू राइट। सो राउंड करने के बाद 0.368 हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट हो गया 0.63। सो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे चार्ज का, सो कितना हो जाएगा ये? सो बेसिकली Q विल बी 0.63 into Q नॉट, या Q विल बी 63% ऑफ Q नॉट। इसका मतलब समझ में आ रहा है? सो टाइम या टाउ जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है, वो टाइम है जब आपके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 63% ऑफ टोटल चार्ज का स्टोर हो गया है। मतलब मान लो कि अगर टोटल 100 कूलम का चार्ज स्टोर होने वाला था, सो एक टाइम कांस्टेंट में आपके कैपेसिटर पे 63 कूलम चार्ज स्टोर हुआ रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। So time constant is a time when the charge on the capacitor becomes 63% of the total charge. So total charge का 63% charge होगा capacitor पे at one time constant. Is it clear, Pranika? Shruti? Okay. Yes. अगर डिस्चार्जिंग में देखोगे बेटा, खुद से कर सकते हो। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एक टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करता हूँ। सो मुझे पता था Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ। 36.8%, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे t इज इक्वल टू टाई रख दो, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस 1। अभी पीछे किया था e रेज़ टू पावर माइनस 1 होता है 0.368, so Q विल बी इक्वल टू 0.368 Q नॉट। सो अगर आप इसको परसेंटेज निकालोगे, सो Q विल बी इक्वल टू 36.8%, 36.8% ऑफ Q नॉट। मतलब कि एक टाइम कांस्टेंट में आपका जो कैपेसिटर है वो 36.8% डिस्चार्ज हो गया है। दैट इज वन टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग एक टाइम कांस्टेंट में आपका कैपेसिटर 0.63% चार्ज 63% चार्ज हुआ था, और 36.8% डिस्चार्ज होता है एक टाइम कांस्टेंट। Is it clear, everyone? समझा सभी को? Yes, sir. चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। Let's have a simple question first. अगर आप रेजिस्टेंस अटैच नहीं करोगे तो खुद सोच के बताओ क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा? टाइम कांस्टेंट 0 होगा, आपका कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फिर टाउ आपका 0 हो जाएगा, मतलब 63.8% चार्ज होने में उसको 0 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि टाउ 0 है। अगर R 0 होगा तो टाउ 0 होगा, और अगर टाउ 0 होगा इसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने में बिल्कुल भी टाइम, इंस्टेंट, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तुरंत चार्ज हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या दोस्तों? अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जैसे तुमने कैपेसिटर को लगाया चार्जिंग पे, फटाक से चार्ज हो गया, चार्ज होने में टाइम ही नहीं लगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वायर से कनेक्टेड होगा और वायर में ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस नहीं होना ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? Yes. ओके, चलो विल मेक अ क्वेश्चन। मान लो यहां से ऐसे कनेक्ट किया हमने एंड आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम बुक इटसेल्फ, बुक से ले रहा हूँ डाटा, फिर एक आधा मैं भी बना दूंगा। इसे कनेक्ट किया है, सो दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 फैरेड का है, ये 3 ओम का है, 15 वोल्ट का बैटरी है। ये मेरा सर्किट है एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। आपसे पूछा गया फाइंड द आपसे पूछा गया फाइंड करंट थ्रू बैटरी at number 1 t is equal to 0, number 2 t is equal to infinity, number 3 charge on capacitor in steady state, मतलब फुल्ली चार्ज होने के बाद। इतना करिए पहले, फिर एनी टाइम टी पे बताता हूँ। डू इट एवरीवन। कैसे करोगे इसको? हाउ विल अप्रोच दिस? मुझे एक बात बताइए, मैं भी करता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? t इज इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट के जैसा होता है कि ओपन सर्किट के जैसा होता है? शॉर्ट सर्किट। अगर ये t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के थ्रू भी करंट पास करेगा। so, इसका मतलब कि यहाँ से करंट आएगा और करंट यहाँ से आने के बाद करंट इस वाले वायर में भी जाएगा और इस वाले वायर में भी जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये वाला वायर और ये वाला वायर, नाउ ये ओम रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कि पैरेलल में? Parallel. इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। 1 by r dash, 1 by 3 plus 1 by 6, so 1 by r dash, 2 plus 1 3 by 6, so 2 implies कि r dash जो होगा मेरा वो 2 ohm का हो गया। अब ये 2 ohm हो गया और ये 3 ohm है, so this is equivalent अगर आप निकालोगे t is equal to 0 पे, so this is 3 plus 2 which is equal to what? 5 ohm. So v is equal to I into r, आपको पता है ऑलरेडी। वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट, करंट 5, करंट निकालना है आपको। so करंट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 3 एम्पियर, और यही आपका मैक्सिमम करंट होगा जो बैटरी से चलेगा। ओके, 1 सेकेंड ना, खोज दो। 3 एम्पियर का करंट यहाँ से चलना चालू होगा, 3 एम्पियर। अब देखो 3 एम्पियर का करंट यहाँ आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे आने के बाद करंट डिवाइड होगा दोनों में। कैपेसिटर का तो अभी कोई काम नहीं है t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जब यहाँ पे आएगा तो करंट डिवाइड होगा दोनों में। सिंस इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाएगा 2 एम्पियर का, और इसमें करंट कितना जाएगा? 1 एम्पियर का। तो मैंने करंट सब में प्लॉट कर दिया। सो t इज इक्वल टू 0 पे इधर करंट जाएगा 2 एम्पियर का, यहाँ पे करंट जाएगा 1 एम्पियर का। सो कैपेसिटर के थ्रू जो मैक्सिमम करंट पास करेगा दैट विल बी ऑफ 2 एम्पियर।
मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर विल बी 2 एम्पियर, क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू करंट मैक्सिमम जाता है वो t इज इक्वल टू 0 पे ही जाता है, और t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का है. दैट इज द मैक्सिमम करंट I नॉट. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? Yes. स्मृति, प्रणिका, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. अब देखो, ये t इज इक्वल टू 0 का काम हो गया. नाउ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम चर्चा करें, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो बहुत लंबे टाइम के बाद अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में बात करते तो कैपेसिटर मेरा चार्ज है कि डिस्चार्ज है? फुल्ली चार्ज. Yes. सो अगर कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इस वाले वायर से कोई करंट पास करेगा क्या? आंसर इज नो, No. क्योंकि कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट. क्योंकि कैपेसिटर इस केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इधर से तो कोई करंट जाएगा नहीं. हाँ, करंट यहाँ से चलेगा और इधर जाएगा. मतलब अब ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. करेक्ट. सो इसका जो इक्विवेलेंट होगा इस केस में, will it be equal to 6 plus 3 and that will be equal to 9 ohm. होगा क्या? 6 plus 3 9 ohm के बराबर होगा. ओके, सुपर करना, क्योंकि अब ये वायर में तो करंट जा ही नहीं रहा भाई. क्यों इस वायर में करंट नहीं जा रहा? क्योंकि कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है. सो दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट. तो यहाँ से जो करंट चला उधर आया ही नहीं, वो करंट इधर चला गया. तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन्फिनिटी. 6 plus 3 9 हो जाएगा. अब करंट कितना जाएगा? V is equal to I into R. 15 is equal to I into 9, 3 by 5. So करंट कितना हो जाएगा? Will it be equal to 5 by 3 एम्पियर? So T is equal to infinity पे यहाँ से करंट चलेगा 5 by 3 एम्पियर, और ये 6 ओम में भी जाएगा. करंट थ्रू 6 ओम will be also 5 by 3 एम्पियर. इधर की तरफ कुछ भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट. तो इधर की तरफ करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट यहाँ से चलेगा वैसे ही जाएगा. एग्रीड? Yes. गुड, सुपर. कनात कौस्तुभ, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ओके, सुपर. ये समझने जैसा खेल है, कुछ नहीं है इसमें कुछ, और बहुत टफ होता है ये टॉपिक. इतना आसान भी नहीं है. बहुत जगह तो पढ़ाया भी नहीं जाता जेईई मेंस के बैच में, क्योंकि बच्चे समझते ही नहीं. समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, खेल है ये. कि भाई ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में चला गया. अगर ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में चला गया तो उधर से करंट किधर से जाएगा? करंट जाना इधर पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ से जो करंट चलेगा वो तो आउटर सर्किट में ही जाएगा, इस वाले सर्किट में तो जाएगा ही नहीं. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सिर्फ आपको 6 ओम और 3 ओम को लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको करंट मिलेगा 5 by 3 एम्पियर. ठीक? Am I clear properly everyone? Yes, Yes, sir. ओके. अब मुझे एक बात बताइए, कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा? स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा? थर्ड पार्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, यानी मैक्सिमम चार्ज जो हम निकालते हैं स्टेडी स्टेट पे ही. ऑब्वियस सी बात है, मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, तो क्यों नॉट? कैपेसिटर दिया हुआ है आपको 2 फैराड का. बताइए कितना होगा चार्ज इस पे स्टेडी स्टेट पे? स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज कितना है? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट? तो क्या जब ये स्टेडी स्टेट पे है तो जो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, क्या ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर के क्रॉस भी है? क्योंकि रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है स्टेडी स्टेट पे. सो ए और बी, ये जो पॉइंट है ए और बी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टेडी स्टेट पे, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा एट स्टेडी स्टेट? yes, sir. ओके. अब स्टेडी स्टेट में इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना जा रहा था? 5 by 3 एम्पियर. तो स्टेडी स्टेट में बात करेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? वी ए बी कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 5/3 इंटू 6 2. सो क्या पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी विल इट बी इक्वल टू 10 वोल्ट? होगा 10 वोल्ट. दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट. क्योंकि भाई स्टेडी स्टेट में चला गया तो इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा था, इस वाले वायर में करंट जा रहा था 5/3 एम्पियर का. तो क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा एट स्टेडी स्टेट? Yes, sir. सुपर. अब लगा दो, चार्ज आपको निकालना है. स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम चार्ज होता है मतलब क्यू नॉट सी इंटू वी. सो क्यू नॉट कितना हो जाएगा? सी कितना होता है कैपेसिटर का? 2 फैराड इंटू 10. सो क्यू नॉट विल बी इक्वल टू 20 coulomb. So this will be the charge on the capacitor in steady state. Charge on capacitor in steady. Am I clear? सर हाँ बोलो बेटा. सर ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर में होगा, ये कैसे? हाँ देखो, आप यहाँ पे एनालाइज करो. ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम है, तो क्या जो पोटेंशियल ए का होगा क्या उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा? क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो जो पोटेंशियल ए का है क्या उतना ही पोटेंशियल इधर का भी है? यस. ओके. जो पोटेंशियल बी का है क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ का भी है? यस. अब मुझे बताओ, इस रेजिस्टेंस से अगर करंट जाता तब तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, लेकिन ये रेजिस्टेंस से तो करंट जा ही नहीं रहा क्योंकि स्टेडी स्टेट में है. सो अगर इधर से करंट नहीं जा रहा तो क्या जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का है क्या वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा? यस. Why I am saying so? Because there is no current through the resistance. अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होता तब ऑब्वियस ही बात है पोटेंशियल का ड्रॉप होता, लेकिन रेजिस्टेंस के थ्रू तो कोई करंट है ही नहीं. और अगर रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल मेरा पॉइंट ए का है वही पोटेंशियल मेरा यहाँ है. तो कैन आई से कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा ए और बी, दैट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट. यस. गॉट इट. कस्तो क्लियर? समझ में आया प्रॉपरली? समझा बेटा सभी को? अदिति, श्रावणी, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मानसी, सार्थक, यास्नी, अदिति, सबको क्लियर है? पढ़ लिया था बेटा? Yes, sir. गुड कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट. तो ये समझ में आना चाहिए. ये रट के काम चलने वाला है नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा. नो अदर शॉर्टकट. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, क्लियर है यहाँ तक सभी को? शall I move ahead? आगे बढ़े? यस सर. ओके. अब थोड़ा सा इस पे और खेलते हैं हम लोग. मैं टफ कर रहा हूँ थोड़ा. मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी भी रैंडम टाइम टी पे आप बताइए कितना करंट होगा थ्रू एवरीथिंग. सबके थ्रू बताना है आप. किसी भी रैंडम टाइम टी पे व्हाट विल बी द करंट? किसी भी रैंडम टाइम टी पे व्हाट विल बी द करंट? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस. मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ. तो पहले तो उसके लिए मुझे टाउ निकालना पड़ेगा एट एनी रैंडम टाइम टी के लिए, है ना? एट एनी रैंडम टाइम, किसी भी रैंडम टाइम टी के लिए मुझे पहले तो टाउ निकालना पड़ेगा. पहला काम तो यही है. अब टाउ निकालने के लिए टाउ क्या होता है बेटा? सी इंटू आर इक्वलेंट. अब ये जो आर इक्वलेंट आप लिखते हो ना, इसको निकालने का एक शॉर्टकट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसका लॉजिक मैं बाद में दूंगा ऐसा क्यों होता है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा. टाउ इज इक्वल टू सी इंटू आर इक्वलेंट. तो ये आर इक्वलेंट निकालने के लिए एक लॉजिक है. लॉजिक क्या है कि जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फॉर टाउ, तो आप बैटरी को शंट कर दो, बैटरी को हटा दो इमेजिन करके, और कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालो. समझना, जब मुझे टाउ निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट टाउ, तो टाउ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैटरी को शंट कर दो, बैटरी को हटा दो और कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना? सो फॉर, यहाँ लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना भाई सब लोग ये बात है, ये कंफ्यूज होता है एग्जामिनेशन में.
for R equivalent shunt the battery and find equivalent resistance across कैपेसिटर। जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे टाइम कांस्टेंट के लिए, टाउ के लिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैटरी को शंट कर दोगे, बैटरी को हटा दोगे, और बैटरी को शंट करने के बाद आप कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। पहले इतना ध्यान रखो, ऐसे ही हमें अप्रोच करना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मैं वो भी बताऊंगा। तो पहले अगर मैं बैटरी को शंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और इसके क्रॉस निकालता हूँ, देखो यहाँ से करंट गया, इसमें गया, इसमें गया, सो दे आर इन पैरेलल। सो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, मतलब 2 ओम हो जाएगा, और ये 2 ओम के साथ ये 3 ओम सीरीज में है, तो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम, है ना। इस केस में जो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम। तो टाउ इज इक्वल टू होता है C इंटू R, सो टाउ हो जाएगा 2 इंटू 5, दैट इज व्हाट 10 सेकेंड्स। एम आई क्लियर एवरीवन? ध्यान रखना, टाउ कैलकुलेट करने के लिए आपको बैटरी को शंट करना पड़ेगा और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। पहले तो मैंने बैटरी को शंट कर दिया, और बैटरी को शंट करने के बाद यू विल बी कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस आपको निकालना है। सो ये देखो, बैटरी को मैंने शंट कर दिया, और बैटरी को शंट करने के बाद कैपेसिटर के क्रॉस निकाला, तो ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में, विच इज 2 ओम, और ये 2 ओम के साथ ये 3 ओम सीरीज में है, so 2 ओम प्लस 3 ओम दैट विल बी 5। एम आई क्लियर? अप्रोच समझ में आया कैसे डील करना है? यस। Yes, sir. अब देखिए, मुझे करंट लिखना है किसी भी रैंडम टाइम टी पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना जाता है? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू बैटरी? बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पीयर 3 एम्पियर जा रहा है क्या? सो अगर ये बैटरी से मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से कितना करंट जाएगा? इज इट इक्वल टू 3? सो यहाँ पे करंट अगर मैं लिखूं I, सो विल दिस I बी इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 10? क्या ये मैक्सिमम करंट होगा अक्रॉस दिस? Yes, sir. एवरीवन, इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को किसी भी रैंडम टाइम टी पे? क्योंकि भाई इसके क्रॉस तो मैक्सिमम करंट 3 जा रहा है ना, 3 एम्पियर का, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो देखो, जब टाइम मेरा 0 होगा तो करंट 3 होगा, जब टाइम को आप इन्फिनिटी ले लोगे तब करंट कितना पास करना चाहिए? 5/3। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। पहले एक मुझे बात बताइए, इज इट क्लियर विद दिस? Yes. थोड़ा एडजस्ट करते हैं। आप ये समझो, जब मेरा टाइम 0 था तो इधर से करंट जा रहा था 3 एम्पियर का, और जब टाइम इन्फिनिटी था तो करंट कितना पास कर रहा था? 5/3 एम्पियर। ये था ना रिलेशन। तो इसको अगर आप लिखोगे यहां से करंट को I, इफ यू राइट दिस करंट I, कैसे डिनोट करोगे? आपको इसे सेट करना है, t इज इक्वल टू 0 पे करंट वाज ऑफ 3 एम्पियर एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी द करंट वाज ऑफ 5/3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर से 5/3 एम्पियर के बीच में करंट ऑसिलेट कर रहा है। यू राइट द इक्वेशन। एक काम करते, पहले इसको मैं I1 बना देता हूँ, इसको लेट से इज I2, इसको लेट से इज I3। पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो अगर आप ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, पहले वाले केस I1 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, सो पहले वाले केस के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे ग्राफ होगा? देखिए, यहाँ पे टाइम t, यहाँ पे करंट आपका I1 इन एम्पियर। अगर मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूं तो कैसा होगा? t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना हो गया? 5/3 एम्पियर, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जो मेरा करंट हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू
सो 3 एम्पियर से स्टार्ट हो गया और 5/3 एम्पियर पे जाके रुक गया। यही होगा ना I1 करंट। हाँ, एक मिनट, वैष्णवी, I'll show the slide, wait for a second. Is it the current I1? क्या ये करंट I1 ऐसा ही होगा? इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था? दैट वाज ऑफ 3 एम्पियर। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना हो गया? 5/3 एम्पियर। तो अगर मैं इस टर्म को ग्राफ में रेप्लिकेट करूं तो क्या मेरा ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एम्पियर टू 5/3 एम्पियर? यस क्लियर एवरीवन? समझा सभी को पॉइंट? ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूं मैं इसका? ठीक, अब I2 का ग्राफ बनाओ। पहले सबका ग्राफ बना देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सो इफ आई विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ, लेट्स से यहाँ पे मेरा टाइम है और यहाँ पे वी आर हैविंग I2। बोलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना जा रहा था इसके क्रॉस? वॉज ऑफ 2 एम्पियर। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना हो गया? 0। सो क्या अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, so will it be something like this? So t is equal to 0 पे current through that wire I2 will be of 2 ampere और t is equal to infinity पे करंट मेरा 0 हो गया। तो इसका तो सिंपली आप इक्वेशन लिख सकते हो, I is equal to 2 e raised to power minus t by 10। ये मेरा रिले इक्वेशन हो जाएगा I2 का। लिख सकते हैं ना भाई? I2 will be 2 e raised to power minus t by 10। सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। Am I clear? समझ में आया सभी को पॉइंट? ये है ना? फर्स्ट तो क्लियर है बेटा दोनों को? कैसे इक्वेशन लिखा मैंने I2 का? I3 प्लॉटिंग करो। पहले प्लॉटिंग करना सब हर बार, तब इक्वेशन लिखना। और ये जेई में ही आएगा, नीट में तो चांसेस थोड़ा कम है इसको आने का। अगर आएगा भी तो सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड आएगा कुछ। हियर आई एम राइटिंग I3 एम्पियर। चलिए ग्राफ बनाइए। I3 एम्पियर का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप? सो इधर करंट इनिशियली कितना था? 1 एम्पियर का, और जब स्टेडी स्टेट पे चलेगा तो करंट कितना हो गया? 5/3 एम्पियर का, मतलब करंट ग्रो कर गया इधर। सो t इज इक्वल टू 0 पे करंट 1 एम्पियर का था और ये करंट ग्रो करके कहां तक चला गया? 5/3 एम्पियर। So will it be the graph of I3? Will it be the graph of I3 होगा? यस चलिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले आप इसका इक्वेशन लिखो I1 का। I1 कितना हो जाएगा? ये देखो आप 5/3 से ग्राफ को ऊपर लिफ्ट कर चुके हो। सो 5/3 प्लस ये टोटल 3, तो इसका ये जो होगा एम्पलीट्यूड 3 माइनस ऑफ 5/3 e raised to power minus t by 10। देखो ऐसे लिखते ग्राफ इक्वेशन हम लोग, क्योंकि इसको मैंने 5/3 से लिफ्ट कर दिया। सो 5/3 मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ओरिजिन से था तो 0 हो जाएगा वो। सो इसको मैंने 5/3 से ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो 5/3 प्लस ऑफ 3, ये टोटल 3 माइनस 5/3, सो ये मुझे मिल जाएगा e raised to power minus, so 9 minus 5 मतलब 4/3। so I1 will be equal to 5/3 plus of 4/3 e raised to power minus t by 10। this will be the equation of I1। ये होगा मेरा इक्वेशन I1। समझ में आया कैसे लिखा इक्वेशन I1 का? क्योंकि इसको मैंने 5/3 से ऊपर शिफ्ट कर दिया था ना, तो एज अगर आपने 5/3 से शिफ्ट किया था सो यू विल हैव टू ऐड 5/3 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड 3 माइनस ऑफ 5/3 इज 4/3 e raised to power minus t by 10। अब सेट करो, आ जाएगा सब कुछ। Am I clear? सेम वे में इसका लिखना पड़ेगा आपको I3 का। I3 कैसे होगा कि 1 एम्पियर से आपने शिफ्ट किया, 1 प्लस 5/3 माइनस 1 e raised to power minus t by 10। so I3 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2/3 minus t by 10। this will be the current I3। देखो 1 plus 2/3 e raised to power minus t by 10 will be the current through
I3 थर्ड लिम में इतना करंट जाएगा। चार्ज का भी लिख सकते हो कैपेसिटर पे, वो भी ग्राफ बना के हम लिख सकते हैं। सो लेट्स से दैट वी आर हैविंग टाइम हियर, और यहाँ पे मेरे पास चार्ज है कैपेसिटर पे। सो मैक्सिमम चार्ज तो मेरा 20 कूलम का हुआ था। इसका इक्वेशन हो जाएगा Q इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ T बाई 10। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी रैंडम टाइम t। इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? क्लियर है सभी को? गुड कॉस्ट तो समझ में आया है भाई कि मैं अकेला ही समझा सब कुछ? हाँ ये आया। कॉस्तो कनाद क्लियर है बेटा सबको? यस सर। मैंने कल ही बोला था कि अगला लेक्चर थोड़ा टफ होगा। टफ क्या है, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, समझ में आना चाहिए और फाइट करना है बस। जितना फाइट मारोगे उतना स्मार्ट बनोगे, फाइट जब तक नहीं करोगे आप पीछे हटते जाओगे। एडवांस के बैच में तो और इसमें बहुत कुछ कहानी करते हैं हम लोग, बहुत कुछ। ये तो जस्ट वी हैव स्टार्टेड विथ, लेकिन इतना कर लोगे तो आप मेंस तक एकदम श्योर शॉट हो जाओ। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग रिवीजन पीछे का टॉपिक सॉल्व कर रहे हो कि सब छोड़ दिया करना, 11th का कंसेप्ट टॉपिक्स? हाँ क्या देखा, पीछे का टॉपिक सॉल्व कर रहे हो कि छोड़ दिया सॉल्व करना? हाँ कैसे अप्रोच कर रहे हो तुम लोग रिवीजन के लिए, कैसे प्लानिंग कर रहे हो? ओके एक 5 मिनट हम लोग डिस्कस करते फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कैसे प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग? कोई मुझे एक बताओ, तुम्हारा प्लानिंग कैसा है? हाँ क्या सोचा है? मैं दोनों दो स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, जेई वाले से भी और नीट वाले से भी। कोई एक जेई का बताना, कोई एक नीट का बताना। पहले जेई वाले बताओ कैसे प्लान कर रहे हो? कोई बस तो तुम जेई में है ना, तुम बताओ कैसे प्लानिंग किया तुमने, हाउ यू आर अप्रोचिंग? सर मैंने 11 के चैप्टर सब सॉल्व कर दिए हैं ना, सॉल्व कर दिया? ऑलमोस्ट। कौन सी Yes, बुक से किया है? सर अच्छी वर्मा से किए हैं और मेरे पास एक बुक है और आर्यन का। आर्यन का आर्यन से। पास्ट ईयर ना? हाँ पास्ट ईयर पास्ट ईयर नहीं, वो डीपीपी वाला। फाइन। और नीट का कोई बता दो, कैसे अप्रोच किया है? कोई नीट का है इसमें? स्मृति यार फ्रॉम नीट? नो सर। प्रणिका नीट का है तुम? अच्छा कोई है नीट का इसमें लेक्चर में? Okay. देखो मेरा सजेशन क्या होगा तुम लोगों को, सबसे पहले 2-3 चीजें करो। नंबर 1, खासकर फिजिक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन डू इट फॉर द केमिस्ट्री आल्सो एंड फॉर मैथ्स आल्सो। पहले हर चैप्टर का, एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। हालांकि मैंने एक शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन आपको शेयर भी किया है, अगर वो रहता तो बहुत अच्छी बात है। और एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, या तो वो नोट्स जो मैंने शेयर किया वो रखो, या तो खुद से लिखो। मेरा सजेशन होगा कि खुद से लिखो। एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, बहुत शॉर्ट, आई एम सेइंग एक चैप्टर कम से मैक्सिमम 2 से 3 पेज में जाना चाहिए, 2 to 3 पेज।
और इस शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूलाज प्लेस किए होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज, और लगे तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी, जो कि बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो। सो दो मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस में रखना है कंपाइल करके, ज्यादा नहीं है, 2 to 3 पेजेस। और मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, आई होप कि तुम लोग जो सब लोग सुबह लेक्चर कर रहे हो पढ़ोगे ही, पढ़ते ही होगे। सो पहले तो आप फॉर्मूला को कंपाइल करो 2 to 3 पेजेस में, और लगे तो उसमें आप कॉन्सेप्ट को भी प्लग करो, और ये काम कंप्लीट करो 7 to 8 डेज में, 7 to 8 डेज में, क्योंकि बेटा यू आर ऑन द स्टेप फॉर द जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। आपका समय भी बहुत दूर नहीं है, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन। और अभी एक्चुअली अब से आपको पूरा एकदम चैनलाइज वे में फाइट मारना पड़ेगा, राइट। तो 7 to 8 डेज में आप ये सारा नोट्स प्रिपेयर कर लो, फॉर फिजिक्स ऑल्सो, फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, एंड फॉर मैथ्स ऑल्सो, तीनों सब्जेक्ट के लिए पीसीएम। शॉर्ट नोट्स इन 2 to 3 पेजेस, खासकर फिजिक्स के लिए मैं बात करूँ तो 2 to 3 पेजेस का नोट्स हर चैप्टर का आप कंपाइल करो, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे, कि आपके पास अगर कोई टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पे। देन एक बार ये 7 से 8 दिन में हो गया, उसके बाद पास्ट ईयर के पेपर्स ले लो। पास्ट ईयर अगर तुम्हारे पास नहीं है, मुझे बोलो, आई विल सेंड दैट कंप्लीट पेज, मैं वो कंप्लीट पेज सेंड कर दूंगा, बुक ही सेंड कर दूंगा एक्चुअली, कि बार बार सेंड करना पॉसिबल नहीं। सो पास्ट ईयर के जो पेपर्स है हर टॉपिक, उस सारे टॉपिक के पेपर्स को आप सॉल्व करना चालू करो। सॉल्व दैट पेपर, जो भी है पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। 11th के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th। सो 11th के जो पास्ट ईयर के पेपर्स है उसको आप सॉल्व करिए, उसके डाउट्स डिस्कस करो, राइट। एंड ये जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाया है, रैंडमली कभी भी, क्योंकि ये 2 से 3 पेज का, इसको पढ़ने में मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में लगेगा, बहुत लगा तो 30 मिनट्स लगेगा, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स आई एम सेइंग, क्योंकि 2 से 3 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। आज से अगर आप 7 से 8 दिन में कर लोगे, और आज से मे भी आपका एग्जामिनेशन जैन में होगा, मैं जैन पकड़ के चल रहा हूँ, या हो सकता है एक्सटेंड भी कर जाए, कोविड का क्या सीन बनता है ढूंढो, लेकिन हम लोग जैन पकड़ के चलते हैं। अगर जैन में भी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो पता नहीं एक चैप्टर आप कितनी बार रिवाइज कर चुके होगे, 5-7 बार 10 बार तो हो ही चुका होगा, राइट। आप इतनी बार वो चैप्टर्स आपका रिवीजन हो जाएगा, और खासकर ये हेल्प आपको केमिस्ट्री में करेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा हेल्प करेगा, उसमें पेजेस बढ़ भी जाएंगे। जनवरी तक आप इतना कुछ रिवाइज कर चुके होगे कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज, तुम्हें ये पता होगा कि इस पेज के इस पेज नंबर पे ये लिख के रखा था मैंने, इतना याद हो जाएगा। और रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, बट नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा पढ़ना है, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 6 to 7 टाइम्स आप वो फॉर्मूलाज को देखो। और फॉर्मूलाज को देखते देखते क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, राइट। तो जब आप एग्जाम में जाओगे, तो आपके को कोई फॉर्मूला मिस होगा ऐसा चांसेस कम होगा, फिर भी मिस होगा, फिर भी गलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फॉर्मूला मिस करने का जो चांस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये आपका ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज हेल्प करेगा इस चीज में। एंड दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग, जितने भी टॉपर्स होते हैं, आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस में, हर साल कोई स्टूडेंट्स मेरा कभी आईआईटी कभी जेईई में जाता ही जाता है, और मैं भी आईआईटी से हूँ, तो मुझे मालूम है कि आईआईटी प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। बच्चे ये सब काम करते ही नहीं, मेहनत लगता है बेटा, इतना आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपसे हो जाएगा। यू नीड टाइम, 7 to 8 डेज में पूरा सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को खत्म करना इज अ बिग डील, राइट। लेकिन एक बार अगर आप ये कर लोगे, और इस जो 7 से 8 दिन का बहुत मेहनत है मुझे मालूम है, लेकिन जैसे आप ये मेहनत करके बाहर निकल जाओगे, यू आर अहेड ऑफ द एवरी स्टूडेंट्स। और ये सब मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एडवांस के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है, ये मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। No, Smriti, 2 to 3 pages for each chapter, not for the entire syllabus. That is not possible. 2 pages में ही पूरा एक चैप्टर पूरा आना चाहिए। अभी कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, वो तो एक ही पेज में हो जाएगा। काइनेमेटिक्स वो 1.5 से 2 पेज में हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर, रोटेशंस में 3 पेज भी लग सकता है। तो कुछ चैप्टर्स बहुत सिंपल है, कुछ चैप्टर्स बहुत टफ है, उसमें ज्यादा फॉर्मूलाज है, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और फॉर्मूला के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी लिखो, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एक लाइन में शॉर्ट में लिख दिया, फॉर्मूलाज लिख दिया, ऐसे करके मैक्सिमम आप 3 पेज में उसको लेके जाओ।
नॉट मोर देन दैट, क्योंकि फिर ज्यादा बल्कि भारी हो जाएगा तो अब पढ़ने में नहीं आएगा, वो किसी काम का नहीं है फिर। इसलिए क्लास नोट से शॉर्ट नोट्स निकालना भी एक आर्ट है, और जो ये बच्चे करते हैं और करना चाहिए, राइट। ये करो, देन गो फॉर पास्ट ईयर पेपर्स। हाँ, नीट के लिए भी ऐसा ही, सेम अप्रोच फॉर नीट ऑल्सो। दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये काम सबको करना है। नीट के बच्चे नीट का पेपर सॉल्व करेंगे, जेई के बच्चे जेई का पेपर सॉल्व करेंगे। और पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो तूने डिसाइड किया कि आज मैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस करूंगा, तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करने से पहले तुम रैंडम खुद से डिसाइड करो कि आज मुझे ये चैप्टर करना है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करने से पहले काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला देखो नहीं, तो 5 दिन पहले ही देख के रखो, डोंट सी एट दैट डे। आप एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, हो सकता है उसमें 50% बनेगा, 60% बनेगा, कुछ फंसेगा क्वेश्चन। जो फंसेगा उसको दोबारा ट्राई करो, फिर फंसेगा तो मार्क करके रखो, फॉर्मूला का चार्ट देखो, देख के बनाओ। नहीं हो रहा फिर टीचर को पूछो। ये अप्रोच आपको अप्लाई करना है। और अभी मैं कोई टाइमर वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉप वॉच नहीं बोल रहा हूँ। आज के 3 महीने के बाद आपको टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 घंटे ही होते पेपर के, राइट। तो फिर उसके बाद आपको टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्विंग करना पड़ेगा। अभी वो काम नहीं करो, अभी 1-2 महीना आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करो, और ये 2 महीने मेहनत करो। आफ्टर 2 to 3 months, 2 month 3 month के बाद, 2 महीने के बाद, एक्चुअली 2 महीने के बाद जो लास्ट का 1 महीना या 2 महीना बचेगा, उसमें आपको एकदम टाइमर लगा के सेट करके पढ़ाई करना है। सी ये 9वां महीना चल रहा है, 9 month इज देयर। जैन में अगर हमारा पेपर होगा तो 3-4 महीने मुझे बच रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। फाइन। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इफ यू वांट टू सक्सीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अगर आप 14 आवर टू 15 आवर का स्टडी आपका नहीं है, आई एम सेइंग 14 आवर टू 15 आवर इंक्लूडिंग क्लासेस, अगर आपका 14 आवर टू 15 आवर का स्टडी नहीं है, आपका सक्सेस नहीं होगा। ये मेरे से लिखवा के ले लो, नहीं होगा, डैम श्योर नहीं होगा। 14 आवर टू 15 आवर। हैंडबुक नहीं है बेटा मेरे पास, वो फॉर्मूला चार्ट ही है पूरा पूनम, सो दैट आई हैव ऑलरेडी सेंड इट। हैंडबुक इज नॉट देयर विथ मी। मैं सर्च करता हूँ कर लेगा तो मैं, रिटर्न बुक नहीं दैट इज नॉट देयर। मैं देखता हूँ मेरे पास, हार्ड डिस्क में होगा तो मैं बताता हूँ। एम आई क्लियर? मार्क माई वर्ड, अगर 14 आवर टू 15 आवर का सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग क्लासेस है, क्योंकि 14 आवर बहुत होता है, अगर आप 14 आवर का पढ़ाई नहीं करते हो आज से इस लास्ट फेज में, तो आपका सक्सेस नहीं आने वाला है, कंपटीशन नहीं निकलेगा, फिर तुम सीईटी ही करोगे और किसी पुणे के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, यही होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गो टू IIT, दैट इज कंफर्म। कंफर्म है, नहीं होगा। नीट के बच्चे आपका एम्स नहीं होगा, मेरे से लिख के ले लो, नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है। मैं ब्लंट बोलूंगा क्योंकि यही फैक्ट है, राइट। आपको आज से लास्ट के 3-4-5 महीने में 14 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे ये तुम्हारा काम है, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, इतना करना पड़ेगा बेटा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, मोबाइल से कट ऑफ होना पड़ेगा, बाकी सब चीज से कट ऑफ होना पड़ेगा। you'll have to spend these 3-4 months alone and with high intensity। बहुत मेहनत करके आपको करना पड़ेगा इसको, तभी जाके या तो आप IIT में जाओगे या तो आप एम्स में जाओगे या कोई बड़े मेडिकल कॉलेज में जाओगे। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आप पुणे ही किसी कॉलेज में, अच्छा सीईटी स्कोर होगा तो COEP में, नहीं होगा तो फिर MIT में या इस तरह के कॉलेजेस में ही रहोगे, और यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं है। मैं पढ़ा चुका हूँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई फ्यूचर नहीं है। एक बार जब आप IIT में जाओगे तब यू विल सी व्हाट इज द फ्यूचर देयर, और यहाँ पे क्या फ्यूचर है। सो माय सजेशन विल बी कि 14 से 15 घंटे का हार्ड वर्क करो, प्लानिंग करो, कब रात में पढ़ना है, कभी दिन में पढ़ना है, वो चार्ट टाइम टेबल खुद से बनाओ, तो तुम्हारा काम है। यू हैव टू मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। किसी को रात में जमता रहेगा, किसी को दिन में जमता रहेगा, आप उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो एंड गो फॉर इट। क्योंकि लास्ट
3 महीने का टाइम है बेटा, स्ट्रगल कर लोगे 3 महीने में तो फ्यूचर कुछ अलग ही होगा, ये नहीं करोगे तो फ्यूचर कुछ अलग ही होगा। दोनों, ऐसा नहीं इसके बाद लाइफ खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ ऑप्शंस और आएंगे। आईआईटी नहीं हो गया तो क्या हो गया, और भी बहुत कुछ है करने को, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें ही कुछ बड़ा कर लोगे, यू आर हैविंग अ ब्राइटर फ्यूचर, वहां पे कुछ आपको अलग ही चीजें दिखेगी। फॉर आईआईटी आई एम सेइंग और फॉर एम्स आई एम सेइंग, वो तुम्हें भी पता होगा। सो गो फॉर इट, खूब मेहनत करो ढंग से, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आउटपुट आपको आने वाला है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट, इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंगली आप टाइम टेबल बनाइए, प्लानिंग करिए, जो बोला है वैसे फॉर्मेट फॉलो करो, तुम्हें और कुछ कंफर्टेबल लगता है वो फॉलो करो, लेकिन पढ़ो। और 4 से 5 घंटे में नहीं चलने वाला है काम, कुछ नहीं होगा। वो जो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आता है ना, सब फेक रहता है। वो पढ़ने के टाइम पे वो कितने पढ़ते हैं उनको ही मालूम है। आपको 14 to 15 आवर का स्टडी करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे का नींद, 5-6 घंटे का नींद, बाकी टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। You have to plan accordingly. Is it clear, everyone? Yes. समझा ये क्वेश्चन सभी को, कैसे अप्रोच करेंगे? Is it clear to all of you? Yes. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ फॉर होमवर्क, विल ट्राई दिस, मैं बुक से देता हूँ, विल डिस्कस दैट नेक्स्ट लेक्चर। एक्चुअली 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, ये मेरा सर्किट है ऐसा, ओके, आई विल सेंड दैट साथ। मुझे एक बार रिमाइंड करा देना बेटे, इतने लेक्चर्स रहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, मैं सेंड करता हूँ। ये मेरा ऐसा कनेक्शन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगले टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, थोड़ा कुछ शॉर्टकट मेथड, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। और ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, विल मूव टू करंट नाउ। 20 वोल्ट 6 ओम, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और ये भी है 3 ओम का, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन 2 कैपेसिटर। सो दोनों कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, ओके, सेंड दैट। नीट के लिए अलग भेजूंगा, ऐसे वर्मा आपको नहीं करना है, आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा। आई विल सेंड डिफरेंट क्वेश्चन फॉर नीट, मैं लिख दूंगा दिस इज फॉर नीट, दिस इज फॉर जेई। सो ये सर्किट है, और इस सर्किट में आपको स्टेडी स्टेट पे इस दोनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करना। नेक्स्ट, ये मेरा सर्किट है, ये 2 वोल्ट का बैटरी, 2R V वोल्ट का बैटरी, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है, C फैराड का R। आपसे पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across
capacitor in steady state. समझ में आया दोनों क्वेश्चन? Yes. ठीक है, गिव इट अ ट्राई बेटा, करके देखो, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस दिस। क्लियर? सबको समझा आज का कॉल जो हमने डिस्कशन किया, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड ऑल दैट? Yes, sir. Yes, sir. We'll wind up for today beta, we'll discuss in the next lecture. Thank you, sir. Bye beta. Bye. Bye. Bye Piyush. Bye.